सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलो ठीक। देखिए, कक्षा 11वीं के जो पाठ्यक्रम में एक कविता है पंत जी की, सुमित्रानंद पंत की वे आंखें, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वे आंखें कविता सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। तो कविता को पढ़ाने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा सुमित्रानंदन पंत के विषय में जान लेना चाहिए। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में एक अच्छे कवियों में उनकी गणना की जाती है, और उस गणना में होती है उसके साथ सुमित्रानंदन पंत एक जो छाया को हिंदी साहित्य को कई भागों में विभाजित किया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य को, तो उसमें एक छायावादी युग का वर्णन किया जाता है। छायावादी युग, छायावाद की शुरुआत प्रसाद जी ने किया था। जयशंकर प्रसाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी है, 10वीं में आपने पढ़ा था। आत्मकथ्य जो कविता थी, प्रसिद्ध कविता आत्मकथ्य थी, वो प्रसाद जी की ही लिखी हुई थी, जयशंकर प्रसाद जी की। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। इसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, फिर पंत जी का नाम आता है। इसके पश्चात महादेव वर्मा का नाम भी आपने सुना होगा, इनकी कविताएं पढ़ी होगी आप लोगों ने। ये जो चार स्तंभ हैं, चार प्रमुख कवि हैं, ये सब छायावादी कवियों में भी गणना की जाती है। तो इन छायावादी चार स्तंभ, चार कवियों में एक प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत जी भी हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ है। 1900 ईस्वी, आप 1900 ईस्वी में उत्तरांचल जो एक राज्य है, उसमें अल्मोड़ा जिले के एक कौशानी गांव है, कौशानी गांव में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती की शिक्षा यही अल्मोड़ा कौशानी में हुआ था। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयागराज आ गया था, जिसका पूर्ण नाम इलाहाबाद था। प्रयागराज में आने के पश्चात ही इन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और अपनी शिक्षा को अच्छे लेवल तक ले गए। इनका स्तर बहुत ऊंचा रहा। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात पंत जी आकाशवाणी में सलाहकार, भाषा के सलाहकार के रूप में काफी वर्षों तक काम किए। उसके पश्चात यहाँ इनका मन नहीं लगा। पंत जी का मन आकाशवाणी में जो सलाहकार थे, सलाहकार के रूप में काम किए थे, यहाँ भी अधिक समय तक नहीं रहे, इनका जब मन नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने इसको छोड़कर पूरा इन्होंने समय हिंदी साहित्य को ही देना अच्छा समझा, और हिंदी साहित्य में इनका जो विषय रहा वो प्राकृतिक चित्रण रहा। अन्य कवियों के सब कवियों का अपना अपना प्रमुख विषय होता है, उसी तरह सुमित्रानंदन पंत जी का जो विषय है कविता करने का, वो प्रकृति चित्रण रहा है। ये प्रकृति की सौंदर्य का, प्रकृति की जो मनोरम सौंदर्य है, प्रकृति का जो चित्रण है, इन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है और अन्य इनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है। इनकी एक वाणी कविता है, वाणी चिदंबरम, नाम सुना होगा आप लोग, पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो इसका वर्णन आपको मिलेगा। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद है, ठीक है। लोकायतन की रचना, गुंजन, ग्राम्या, युगवाणी आदि। इस तरह इनके पास
कविताओं की बहुत बड़ा संग्रह है और इन कविताओं के माध्यम से आप देखेंगे गुंजन, ग्राम्य, गुणवाणी, लोकायतन, चंद्रावाणी, ठीक है। इनकी पहली कविता जो थी वो किसान थी। तो आप देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत की जो कविताएं हैं वो ग्रामीण परिवेश पर ही आधारित थी, अर्थात प्रकृति के एकदम नजदीक का ही इनका चिंतन रहा है। और पंत जी हमारे प्रतापगढ़ में ही कम से कम 7 या 8 वर्ष काला काका के आश्रम में रहे हैं। आज भी आप जाएंगे वहाँ एक इनकी कुटिया नक्षत्र लोग था, कुटिया बना के रहते थे एक ऊंचे टीले पे। राजभवन पर इनको ससम्मान बुलाए थे राज परिवार से ही एक लोग, और वो इनको बहुत आदर सम्मान करते थे, तो वहीं रहे थे। और नौका विहार की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, आपने पढ़ा भी होगा, नौका विहार, जिसको इन्होंने यही काला काकड़ में ही रहकर इसका इन्होंने लिपिबद्ध किया था, लेखन किया था। और रात को जब सब लोग खा पी के सो जाते थे, नौका लेकर गंगा में विहार करते थे, विचरण करते थे नौका के द्वारा। और वह मनोरम चित्र, वह मनोरम सौंदर्य जिसका इन्होंने अनुभूत किया, उसको इन्होंने इस कविता के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने की एक सफल कोशिश की है। अब इतने अच्छे कवि थे, इतने पुरस्कार भी मिला था इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरम में मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बहुत कवि ऐसे कवि कम होते हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है, हर वर्ष मिलता है साहित्य की दुनिया में, लेकिन किसी भी भाषा का कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, उसको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पंत जी भी उस श्रेणी में आने में महारत हासिल थी, योग्य कवियों में इनको माना जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया था। तीसरा ज्ञानपीठ और हिंदी साहित्य अकादमी जो साहित्य की दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं, दोनों पुरस्कारों को प्राप्त करने का श्रेय सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये प्रतिभाशाली कवि पंत जी 1977 में के बाद नहीं रहे, लेकिन आज भी ये अमर है और उनकी रचनाएं उनका हमेशा स्मरण करवाती रहती हैं। इनकी भाषा शैली बहुत ही सजीव है, सरल है, स्पष्ट है, ग्रामीण परिवेश में है, इसलिए हमें बहुत सरलता समझ में आता है। और उनकी के ऊपर कहा गया है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में पंत को जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा से अभिभूत नहीं किया गया है, जो आज तक चला आ रहा है। प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में, जैसे ही प्रकृति के चितेरे कवि या सुकुमार कवि का नाम आता है, हमारे जीवन में मस्तिष्क में एक ही नाम बढ़ता है, वो है सुमित्रानंदन पंत। तो प्यारे बच्चों, पंत जी प्रतिभा के धनी थे, प्रतिभावान थे, शुरू से ही थे। इनकी कविताएं हमारे हृदय को मन को छू लेती हैं, इसलिए आइए हम सीधे इनकी कविताओं में चलते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो इनकी कविता को स्थान मिला है वो कविता है वे आंखें। वे आंखें कविता पंत जी द्वारा रचित है और वे आंखें कविता में एक ऐसी आंख का वर्णन किया गया है, एक ऐसी आंख का वर्णन किया गया है जो दुख से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है। अर्थात जिस व्यक्ति की वो आंखें हैं, वे आंखें, वह व्यक्ति बहुत समाज के द्वारा सताया गया है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह एक किसान है। किसान हमेशा परेशान रहा है, उसकी समस्याएं समाप्त न होने वाली रही हैं और समाज भी उसका सहयोग नहीं करता। तो आइए वे आगे कविता की हम शुरुआत करते हैं। इसकी जो शुरुआती पंक्तियां हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारों, मैंने
तो देखिए कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जो कहने का आशय है, इस कविता के माध्यम से एक किसान है जो बहुत दुखी है, बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है, और क्या बताते हैं कि अंधकार की गुहा से देखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दुख का निरोधन। अर्थात कि वह किसान जो है उसकी आंखों में इतना दुख व्याप्त है कि उस आंखों में देखने से डर लग रहा है, उन आंखों में देखने से डर लग रहा है। ठीक उस तरह जैसे गुफा हुआ, गुहा मतलब गुफा, एक गुफा हो और वह गुफा में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। जैसे बड़ी सी विशाल गुफा होती है और उस गुफा में सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है, उसमें कोई राह नजर नहीं आती, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक किसान की आंखों, जो किसान की आंखें हैं उस गुफा के समान है, और उस किसान की आंखों में जो दुख व्याप्त है, जो पीड़ा है, वो अंधकार के समान है। जैसे गुफा में दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधकार ही अंधकार स्पष्ट होता है। ठीक उसी तरह उस किसान की आंखों में इतना दुख भरा हुआ है कि उसको उसमें और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए उस दुखी किसान की आंखों में जो दुख से भरी हुई आंखें हैं उसको देखने से मन डर रहा है, इतनी पीड़ा है कि मन डर जा रहा है, हिम्मत नहीं बढ़ रही कैसे उसकी आंखों को देखकर उसके दुख को महसूस किया जाए। भरा दूर तक उसमें दारू, जैसे गुफा में दूर तक अंधेरा ही अंधेरा भरा होता है, कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी चिंतन मन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह उस किसान के जीवन में दुख ही दुख भरा हुआ है, दैन दुख का निरोधन। और यह संसार जो उसकी निर्दयी संसार जो है उसके दुख को, उसके दुख की पीड़ा को समझने वाला नहीं है, उसके दुख को कोई समझने वाला नहीं है। वह किसान एकदम दुखी है, इतना परेशान है। अब इतना जानने के पश्चात हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, मन में विचार आता है कि आखिर उस किसान की आंखों में जो दुख व्याप्त है उसके जीवन में कौन कौन से दुख हैं, वो कौन कौन से दुख हैं जो उसके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिए हैं, और जिसके कारण उसकी आंखों में दुख ही दुख भरा हुआ है। आइए अगली पंक्तियों में देखते हैं, पंत जी ने किसान की पीड़ा को थोड़ा बताने की कोशिश की है, और हम सबके समक्ष ये किसान की पीड़ा नहीं, समस्त किसानों की पीड़ा है। समस्त किसानों की दयनीय स्थिति जो है उसको एक किसान के रूप में पिरो दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। यह स्वाधीन किसान रहा। पंत जी कहते हैं कि यह जो किसान की दयनीय स्थिति है आज है, हमेशा नहीं थी, पहले ऐसी नहीं थी। पहले आदमी किसान स्वाधीन था, स्वतंत्र था, किसी के परतन नहीं था, कोई इसको कष्ट नहीं था, बहुत खुशियों भरे जीवन को व्यतीत कर रहा था। अभिमान भरा आंखों में, इसको भी आंखों में अभिमान था, अभिमान पर गर्व था, खुशियां थी, इसकी भी आंखों में चमक थी, इसका भी जीवन सुखमय था। छोड़ उसे मझधार, लेकिन आज स्थिति क्या हुई है कि मझधार में बीच में उसको संसार के लोग या संसार जो उसे बीच में छोड़ दिया है, बीच में छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया, जिसके कारण वो किसी भी किनारे नहीं जा पा रहा, उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और उसकी स्थिति कैसी हो गई है, उस कगार के समान हो गई है। कगार जो नदी का बहाव होता है, नदियों का बहाव होता है, एक बहुत बड़ा नाला होता है, उसमें जो तीव्र गति से पानी बहता है, जो मोड़ होता है, मोड़ में जो पानी मिट्टी से टकराता है तो मिट्टी का एक बड़ा सा टुकड़ा, बड़ा सा हिस्सा टूट कर भूखंड से अलग उस जलाशय में गिर जाता है, और जल उस कगार को, उस मिट्टी के टुकड़े को बहा ले जाता है दूर। ठीक उसी तरह किसान का जीवन हो गया है, आप उस कगार के समान हो गया है, जिसे संसार के सभी लोगों ने छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया है, जिसके कारण आज जो मझधार में पड़ा हुआ है। समझ में आया? पहले चीज में एकदम अकेला हो गया है। दुख का एक कारण, पहला कारण किसान का कि वो अकेला हो गया है, यार उसके साथ कोई नहीं है। पहले स्वतंत्र था, स्वाधीन था, बहुत खुश था, लेकिन आज सब कुछ उससे छीन गया है, सब उससे ले लिया गया है, और वो अकेला हो गया है। उसके दुख का एक कारण यह भी है। आगे पंत जी बताते हैं दूसरा दुख का कारण,
लहराते लहराते हुए खेत दृगों में, लहराते हुए खेत दृगों में, दृग यहाँ दृगों आया सब, दृग लहराते हुए खेत दृगों में हुआ किसान का जो खेत था, जो स्वाधीन किसान था, जब तो उसके पास अपने खेत हुआ करते थे और वह खेत जो थे, खेत और खेत में उत्पन्न होने वाली जो फसलें थी वो लहराती थी, वो फसलें लहराती थी। उन फसलों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाया करता था, खुशहाल हो जाया करता था। हंसती थी उसके जीवन की, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, तो जो खेत थे, खेत में उत्पन्न होने वाली जो फसलें थी, फसलों में जो हरियाली थी, वो जब लहराती थी तो किसान की आंखों में चमक आ जाती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है कि एक तृण, एक फसल का तिनका भी उसके पास नहीं है, सब उससे छीन लिया गया है। आज उसको याद करता है तो दुखी हो जाता है, उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। एक कारण उस किसान के दुख का यह भी रहा है। आगे एक पंक्ति और बताते हैं, आंखों में ही घूमा करता वह उसके, आंखों में ही घूमा करता वह उसके आंखों का तारा, कानों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आगे पंत जी समझाते हैं कि वह किसान की एक विनय यह भी है कि उसकी आंखों में ही घुमा करता, उसकी आंखों में ही घुमा करता। उसका एकमात्र इकलौता बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था और हमेशा उसकी आंखों में ही घुमा करता था, हमेशा उसके समीप रहता था, जिसे देखकर किसान खुश हो जाया करता था। अर्थात उसकी खुशहाली का एक कारण उसका बेटा भी था, उसका राजा बेटा था, बहुत प्यारा बेटा था, उसकी आंखों का तारा था, उसका दुलारा था, उसने उसको संवारा था। लेकिन हुआ क्या कि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुनों, कारिंदे, नौकर, लठैत। यहाँ पर कारकुन एक कठिन शब्द आया है, कारकुन, जैसे कवि ने लिखा है, लिखा है, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। ठीक, तो उस किसान का जो बेटा था, किसान ने महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे। किसान, अधिकतर किसान अधिकांश समय तक कर्जदार ही होता है। आज भी हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी ही है। किसानों की स्थिति बदली तो है लेकिन कुछ ही बदली है, बाकी शेष पहले जैसी ही नजर आती है। तो कह रहे हैं कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अर्थात यह किसान जो था महाजन से कुछ रुपए लिए थे, रुपए समय पर चुकता न कर पाने के कारण महाजन ने अपने कारकुनों को किसान के घर भेजा, अपने कारिंदे को, अपने नौकरों को, अपने लठैतों को किसान के घर भेजा। किसान का जो युवा बेटा था उस बेटे द्वारा कारकुनों के साथ प्रत्युत्तर हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, जिसके कारण बात बढ़ गई होगी और कारकुन जो उनके कारिंदे थे, जो महाजन के नौकर थे, उन्होंने उसे लाठियों से मारा होगा। इतना मारा लाठियों से, इतना मारा, गया जवानी में ही मारा। आप पंक्तियों देखो, आप पाठ्य पुस्तक में देखिए, पंक्ति लिखे है गया जवानी में ही मारा, तो वह जवानी में ही मर गया। कारकुनों ने, नौकरों ने इतना मारा कि वह जो किसान का बेटा था वह जवानी में ही मर गया। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर स्थिति क्या आती है कि किसान की आंखों में दुख ही दुख व्याप्त है, उतना व्याकुल है, परेशान है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और महाजन के रुपए ना वापस कर पाने के कारण जो अपने नौकरों को भेजा, कारकुनों को भेजा, उन लोगों ने उस किसान के युवा बेटे को, एकमात्र बेटे को इतना मारा कि वह लाठियों से मार खाने के कारण मर गया।
ठीक। तो किसान की दुख का कारण एक यह भी है, इतनी दयनीय स्थिति है उसकी। अगली पंक्ति में देखो, बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह उसकी आंखों में चुभती वह कुर्ब हुई बरधों की जोड़ी। यहीं पर किसान की समस्या का समाधान नहीं हो जा रहा है, अभी किसान की समस्या और बढ़ती जा रही है। उसका दुख का जो कारण है अभी वो और बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी न छोड़ी। महाजन जो कविवर हैं उन्होंने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़े, पूरा उन्होंने ले लिया, जिसके कारण किसान की पीड़ा और बढ़ गई। हुआ क्या कि उसका जो घर था, पूरा घर द्वार सब बिक गया, महाजन उसे बेच दिया था, महाजन उसे ले लिया। तो ब्याज की एक कौड़ी, ब्याज का एक रुपया भी महाजन ने नहीं छोड़ा। रह रहे उसकी आंखों में चुभती वह कुर्ब हुई बरधों की जोड़ी। बरधों मतलब बैलों की जो जोड़ी थी, जो प्यारे बैल थे जो खेती करने में किसान के लिए सहायक हुआ करते थे, उनको कुर्ब कर दिया, उनको भी महाजन ने बिकवा दिया। और जब उन बैलों की याद आती है तो किसान की आंखों में चुभने लगता था, आंसू आ जाते हैं। आज भी किसान बैलों को जैसे याद करता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। पंत जी ने किसान की कितनी दारुण कथा का वर्णन किया है। किसान ही क्या, किसी के पास अगर इस तरह का दुख होगा, इस तरह की समस्याएं आएंगी, वह व्यक्ति कितनी पीड़ा से पीड़ित होगा, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। आगे देखिए, बस इतना ही रखते हैं आज, ठीक, आज इतना ही रखते हैं, शेष कल, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको समझा कि पंत जी ने वे आगे कविता लिखी। इस कविता में उन्होंने किसान के जीवन का वर्णन किया है। किसान इतना परेशान है, व्याकुल है, दुख से परिपूर्ण है कि उसकी आंखों में सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ है। उस गुफा के अंधकार के समान उसकी आंखों में दुख व्याप्त है, अर्थात उस दुखी दारुणता से युक्त आंखों में देखने झांकने से डर लगता है। उसके दुख क्या क्या है? दुख उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके जीवन में सब कुछ उससे छीन लिया गया है। वो एक मझधार में है और उसका जीवन मझधार में बीच में पड़ा हुआ है, उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है और क्या करे। सबसे पहले उसके जो खेत थे, स्वाधीन था, स्वतंत्र था, लेकिन उसके खेतों को आज उससे बेदखल कर दिया गया है, ले लिया गया है। खेतों में जो उत्पन्न हरियाली होती थी, वही उसके जीवन की खुशहाली होती थी, वो भी आज उसके पास नहीं है। एकमात्र उसका जो बेटा था, महाजन का ब्याज का पैसे न देने के कारण महाजन नौकरों को भेजते हैं, अपने कारकुनों को भेजते हैं और अपनी लाठियों से पुनः उसको मारते हैं। वह बेटा युवा अवस्था में ही, जवानी में ही मर जाता है। किसान की ये सबसे बड़ी पीड़ा है। उसके पश्चात किसान का पूरा घर द्वार सब महाजन ले लेते हैं, बिकवा देते हैं और उसके जो खेतों में उसके लिए सबसे ज़्यादा सहायक होते थे बैल, उनको उस जोड़ी को भी वो कुर्क कर देते हैं, मतलब बेच डालते हैं। इतना ज़्यादा दुख किसान की आंखों में झलक रहा है, पूरा लेकर झलक रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ भी दिक्कत आती है कुछ भी, तो अगले दिन जब हम फिर इसको कविता को आगे बढ़ाएंगे तो हम पुनः उसमें बात करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग इस कविता का पुनर्अभ्यास स्वयं करके अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।